शेयर में गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये शेयर पिछली साल 2000 रुपए का था, लेकिन उसके बाद लो लगाता गया। सितंबर में लग रहा था कि यहाँ पे शेयर बाउंस बैक करेगा, थोड़ा सा रिकवरी भी आई थी, लेकिन अगेन ये शेयर नया लो लगाता गया। अभी करंट टाइम में 1038 रुपए पे क्लोजिंग हो गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शेयर पिछले साल 2000 रुपए का था, अभी 50% की गिरावट हो चुकी है। इसी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते कहते थक गए हैं कि सर प्रोडक्शन का रैंप अप करिए, जल्द से जल्द 10,000 बसों की कैपेसिटी बनाइए। तो दोस्तों ये सिर्फ किसी एक इन्वेस्टर का सवाल नहीं है, ये सारे इन्वेस्टर जो ओलेक्ट्रा में इन्वेस्टेड हैं सब पेशेंस अपना लूज कर रहे हैं कि आखिर मैनेजमेंट अपना प्रोडक्शन तेजी से क्यों नहीं बढ़ा रही है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस लगातार लो लगा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में क्या चल रहा है, Q3 की परफॉर्मेंस कैसी रही है, आखिर क्या वजह है कि इसका शेयर प्राइस दिन ब दिन नया लो लगाता जा रहा है। तो दोस्तों आज डिटेल में समझेंगे कि करंट टाइम में आखिर दिक्कत क्या है, ओलेक्ट्रा की बस अभी चलेगी या फिर यहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों अगर शेयर प्राइस की बात करें तो पिछली साल ये शेयर 2000 रुपए का हाई लगाया था, फिर लग रहा था कि शेयर अभी बहुत जल्द 5000 या 10,000 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। पिछले एक सालों में इस शेयर 1000 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप करंट टाइम में 8500 करोड़ रुपीस के स्टॉक पे अभी भी इतनी ज्यादा गिरावट हुई है, 64 का दिख रहा है। ROC ठीक है 14% का, ROE थोड़ा बिलो एवरेज दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की क्लोजिंग की बात करें तो 1039 रुपए पे हुई है। शेयर प्राइस 2000 रुपए का पिछले साल ट्रेड कर रहा था, अभी रिसेंटली इसने 1008 रुपए का लो लगाया। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ओलेक्ट्रा एक मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रिक बसेस की। इसके अलावा कुछ इंसुलेटर का बिजनेस है जो कि इतना खास नहीं है, क्योंकि मेनली अभी जो रेवेन्यू इनका इलेक्ट्रिक बसों से आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि FY24 में 87% रेवेन्यू यहीं से आया है। तो दोस्तों अभी तक जो सबसे खास था इस कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी 10,226 इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर हैं। अगर Q3 की बात करें तो इन्होंने 282 बसों की डिलीवरी की है। अगर टोटल बसों की डिलीवरी की बात करें टिल डेट तो इन्होंने 757 बसें मैन्युफैक्चर की हैं। हालांकि ये कई क्वार्टर से कह रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे, लेकिन अभी Q3 में सिर्फ 282 बसों की डिलीवरी की है। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि Q4 FY25 में 450 की बसों की डिलीवरी कर लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि 282 बसों की डिलीवरी की है। थोड़ा सा एक बार क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देख लेते हैं कि आखिर 282 बसों की डिलीवरी करने पर कितना रेवेन्यू आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में कि दिसंबर 24 में 515 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, और इस बार इन्होंने 282 बसों की डिलीवरी की है। हालांकि लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्च में जैसा कि इनके पास 524 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया था, तो सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन की दिसंबर में रैंप अप बढ़ेगा, तेजी से प्रोडक्शन अब ये करेंगे क्योंकि इनकी नई फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप देखने को मिला है। इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 48 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था अभी थोड़ा सा कम हो गया है, 47 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि अगले क्वार्टर में 450 बसों की डिलीवरी करेंगे, जो कि 282 से काफी हाई है। इसका मतलब है कि मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगेन बार बार जब हम इन्वेस्टर को धोखा मिलता है, तो एक बार जब मैनेजमेंट कहती भी है कि 450 की बसों की डिलीवरी करेंगे, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये पिछले एक सालों से कह रहे हैं कि FY25 में हम 1500 बसों की डिलीवरी करेंगे। अगर आपको 1500 बसों की डिलीवरी करना है तो कम से कम 300-400 बसों की डिलीवरी हर क्वार्टर होनी चाहिए। तो अभी तक तो सिर्फ 300 के अंदर आप अटके हुए हो। अभी 450 की बसों की डिलीवरी करोगे तो भी आपका 1500 का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 400 बसों की डिलीवरी भी कर पाते हैं तो सिर्फ 1200 बसों की डिलीवरी FY25 में पॉसिबल हो पाएगी। तो दोस्तों जैसा कि ये इन्होंने बताया था कि FY25 में 1500 बसों की डिलीवरी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी इन्होंने टारगेट फिर से डाउनग्रेड किया, अभी 1200 बसों की डिलीवरी की बात कर रहे हैं, यानी मिनिमम 400 बसों की डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ FY26 के टारगेट की बात करें तो 2500 बसों का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो FY26 में इनका FY25 के कंपैरिजन में रेवेन्यू कहीं ना कहीं डबल हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 10,000 बसों ऑर्डर्स हैं, तो 2 से 2.5 सालों का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि इनके पास इनफ कैपेसिटी नहीं थी। पहले ये लीज एग्रीमेंट पे इन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डअप किया था, फिर इन्होंने लैंड एक्वायर की, उसके बाद अपना खुद का प्लांट बनाया,
बढ़ाया और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से नई फैसिलिटी की तरफ इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया। अभी करंट टाइम में बात कर रहे हैं तो 200 बसों की पर मंथ ये कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द ये 400 बसों की पर मंथ की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, यानी साल में 500 बसों की कैपेसिटी जो है इनकी रेडी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनकी कैपेसिटी रेडी हो जाएगी ये 10,000 बसों की ईयरली बेसिस पे कैपेसिटी रेडी करेंगे। तो दोस्तों इनके दो प्लांट है, जो कि पहला प्लांट जो स्टार्ट हो चुका है जिसमें अभी रोबोटिक्स का यूज नहीं हुआ है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि जो फेज 2 है उसका एडवांस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का यूज करेंगे जिसका 6 महीने के अंदर ये भी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक इन्होंने कोई भी फंडिंग रेज नहीं की थी, लेकिन अभी जो इनका कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ पे ये 10,000 बसों की ईयरली बेसिस पे कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, अगेन उसके लिए फंड चाहिए होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 750 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जिसमें 500 करोड़ रुपीस का डेट लेंगे, जो कि आने वाले 4-5 महीने में ये सारा डेट ले लेंगे। इसके अलावा 250 करोड़ रुपीस का इंटरनल अक्रूवल यानी कंपनी की जो कमाई है उसका यूज करेंगे और 750 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा को देख लेते हैं और बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि करंट टाइम में कितना डेट लेवल है। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि सितंबर FY25 की ये बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे बोरिंग का लेवल 187 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। ओवरऑल 1000 करोड़ रुपीस की जो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व है, तो 187 करोड़ रुपीस का डेट काफी अंडर कंट्रोल है। तो अगर ये 500 करोड़ रुपीस का डेट भी ले लेते हैं उस हिसाब से इनका रिजर्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 50% के आसपास का दिखेगा। क्योंकि अभी टीटीएम बेसिस पे देख सकते हैं कि 133 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं 150 करोड़ रुपीस के आसपास का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपने इंटरनल अक्रूवल से इजिली ये कैपेक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैपेक्स जो 750 करोड़ का है, यहाँ पे लैंड की कॉस्ट है, इसके अलावा प्लांट का कंस्ट्रक्शन चलेगा, इसके अलावा ये जो रोबोट इंस्टॉल करने वाले हैं, मशीनरी का प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 6 महीने का समय लग सकता है। तो दोस्तों कंपनी की टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा काम कर रही है। अभी इन्होंने एक ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाई एनर्जी डेंसिटी डिजाइन किया और तो यहाँ पे रेंज बढ़कर के 500 से 700 किलोमीटर एक चार्जिंग पे हो जाएगी, यानी बसों को एक बार आप चार्ज करो उसके बाद 500 से 700 किलोमीटर की जर्नी तय करो और यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी काफी फास्टर होगा, इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो दोस्तों ये अभी होमोलोगेशन प्रोसेस में है, तो 6 महीने का समय लगेगा। उसके बाद ये जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा तो ये अपनी बसों में ये इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ओलेक्ट्रा टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा है। जो अभी तक इस कंपनी में जो दिक्कत है वो बस एक ही है कि एग्जीक्यूशन स्लो है। अभी ये जो भी टारगेट ये बना के चल रहे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी मार्केट में कोई भी ऐसा बस नहीं है जो कि एक सिंगल चार्जिंग में 500 से 700 किलोमीटर का जर्नी तय कर ले। तो दोस्तों अगर ये ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है कि ओलेक्ट्रा का आने वाले समय में बैटरी जो इनकी टेक्नोलॉजी है एक यूएसपी के तौर पे उभर सकती है। बाकी दोस्तों ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, क्योंकि मेरे नॉलेज में अभी इतनी एफिशिएंट बैटरी मार्केट में नहीं आई है। तो दोस्तों अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने बताया कि मार्जिन अभी स्टेबल रहेगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में 12% का मार्जिन सस्टेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्जिन डिप होगा, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने 14 से 15% का मार्जिन रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे सितंबर में 16% तक का काफी हाई मार्जिन रिपोर्ट किया था। अब कंपनी का कहना है कि शॉर्ट टर्म में इनका जो मार्जिन है 14-15% का मेंटेन कर सकता है जो अभी करंट लेवल पे है, लेकिन आने वाले समय में तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आने समय में क्यों 12% होगा। तो दोस्तों चीज काफी क्लियर है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी इनके पास 10,000 बसों के ऑर्डर्स कंपनी ले चुकी है, उनका प्राइसेस भी ऑलरेडी फिक्स हो गया होगा। अब दोस्तों होगा ये कि जो पहले कंपनी ने ऑर्डर्स लिए हैं उनका प्राइसेस हाई मिला होगा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट 14 से 15% का मेंटेन रहेगा, जिसको अभी एग्जीक्यूट करने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, इसी वजह से ओलेक्ट्रा को अभी नियर टर्म में कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से 10,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर जो है वही फ्लैट पड़े हुए हैं, कोई भी ऑर्डर में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों ये जो नए ऑर्डर्स बीट कर रहे हैं वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ प्राइसिंग इन्होंने रिवाइज की होगी, मार्केट को देखते हुए अपना बसों का प्राइस कम करके ऑर्डर बीट किए होंगे, जिसकी वजह से जो नया ऑर्डर को मिलेगा जिसको डिलीवरी टाइमलाइन 2 सालों के बाद होगी, तो वहाँ पे 12% का मार्जिन सस्टेन करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्यों मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि शॉर्ट टर्म का 14 से 15% का मार्जिन ये सस्टेन करेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन 2 से 3 सालों में ये मार्जिन
12% पे आ जाएगा, क्योंकि इनके पास जो नया ऑर्डर्स मिलने वाला है उसमें ये मार्जिन सिर्फ 12% का रहने वाला है। तो दोस्तों ओलेक्ट्रा पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि होली जा चुकी है लेकिन होली का ऑफर नहीं गया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो देर मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको पर्सनली कुछ डिस्कस करना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे बेटर हो सकती है, आप अभी कोई स्टॉक लेकर के बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ओलेक्ट्रा का जो एक तो रेवेन्यू आ रहा है डायरेक्टली ये बसेस सेल करते हैं, इसके अलावा ओवरऑल टॉप लाइन में 5% का रेवेन्यू ऐसा है जो कि रिकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो बसें ये बना करके अपने रोडवेज को देते हैं तो यहाँ से उनका मेंटेनेंस का काम होता है, तो वहां से भी रेवेन्यू आ रहा है। तो करंट टाइम में जैसा कि इनका टीटीएम रेवेन्यू करीब 1642 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, तो उसमें से 5% यानी 65 से 70 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जो है रिकरिंग रेवेन्यू है, जो यानी मेंटेनेंस से आ रहा है। लेकिन दोस्तों पिछली साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू बढ़ा है तो 1.5 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अगले साल मार्केट में और भी ज्यादा इनकी बसेस होंगी, तो उस हिसाब से ये जो एमसी रेवेन्यू है रिकरिंग बेसिस पे इनका बढ़ता रहेगा। तो जब ये 10,000 बसों की डिलीवरी कर चुके होंगे तो उन सारी 10,000 बसों की जो रेवेन्यू है हर साल इनकी आएगी। तो दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है कि इनकी रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है और यहाँ पे मार्जिन भी काफी हाई होने वाला है। तो दोस्तों ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वाला जो रेवेन्यू है कैसे आएगा इसकी बात करें तो एक तो इनका जो बस है उसकी साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज ये जो बस है कितने किलोमीटर चल रही है उसके बेसिस पे इनका रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा जैसे ही इनकी बस की डिलीवरी बढ़ेगी उसी हिसाब से ये जो एमसी है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर किलोमीटर है, जाहिर सी बात है आज ओलेक्ट्रा अभी 2200-2300 बसों की डिलीवरी कर चुका है, फ्यूचर में 10,000 के जो ऑर्डर्स है वो भी रोडों पे चलने लगेंगे, तो उनका सारा रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओलेक्ट्रा को पास आएगा। और ये काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 12 सालों तक ये बता रहे हैं कि एमसी का काम देखना है। तो दोस्तों अगर मार्केट पोजीशन की बात करें तो इंडिया में जैसे कि मैं पास्ट में भी काफी बार बताया कि बहुत बड़ी मार्केट है। अभी टोटल 30,000 बसों के ऑर्डर्स अभी मार्केट में आए हैं और यहाँ पे ओलेक्ट्रा ने 12,000 बसों के ऑर्डर्स जीते हैं। अभी तक 2400 प्लस बसों की डिलीवरी कर चुके हैं। 10,200 बसों की डिलीवरी करना पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टर काफी कह के थक चुके हैं कि ये डिलीवरी फास्ट करें, लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लांट बिल्ड कर रहे हैं, क्वालिटी को देख रहे हैं, इसी वजह से इतनी तेजी से अपना ऑर्डर प्रोसेस कर नहीं पा रहे, क्योंकि बसों की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना काफी जरूरी है। अगेन जो प्रॉब्लम हो रही है एग्जीक्यूशन की, मैनेजमेंट बता रही है कि आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर को क्या ही मतलब है, हमें तो यही चाहिए कि आप तेजी से बसों की डिलीवरी करो ताकि वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाए और शेयर प्राइस जो पिछले 1 सालों से पेशेंस के साथ हम लोग होल्ड कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिटर्न दे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अभी शॉर्ट टर्म में इनको कोई खास ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन कुछ 2-3 टेंडर्स है जहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है। एक HRTC से 330 बसों का ऑर्डर मिलने वाला है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका से 350 बसों की लिए बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी L1 पोजीशन पे यानी लोवेस्ट बिडर है, लेकिन निगोशिएशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये चीज मुझे अभी समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यूजुअली होता है कि कोई भी टेंडर आता है तो जो लोवेस्ट बिडर होता है, जाहिर सी बात है लोवेस्ट बिडर आप तभी होते हैं जब आप डिसाइड ये कर लेते हैं कि मैं इतना प्राइस पे ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा या फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। बिडिंग के दौरान प्राइस ऑलरेडी कोट हो जाता है, तो फिर निगोशिएशन किस बात की। लेकिन हो सकता है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का निगोशिएशन हो, इसके अलावा जो फाइनेंसिंग कंपनी है उनके साथ निगोशिएशन चल रहा हो। तो अगेन ये 330 बसें और 350 बसों जो कर्नाटका से है, इसका जो ऑर्डर इनको मिलने वाला, लेकिन अभी निगोशिएशन वाला काम चल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक टिपर्स की भी पास्ट में डिलीवरी किया है, जो कि अभी करंट टाइम में कोई डिलीवरी नहीं की है। जो भी इन्होंने मार्केट में डिलीवर किए थे उनका प्रोजेक्ट साइट पे ट्रायल और डेमोस चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट बता रही है कि आने वाले 6 से 12 महीनों के अंदर यहाँ से कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये भी एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, टिपर्स हैं, यहाँ पे सारे जो डीजल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे ओलेक्ट्रा को बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रा ने ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट कर दिया है और पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस भी किया था कि ये इलेक्ट्रिक टिपर्स की डिलीवरी कर चुके हैं। तो दोस्तों इनका R&D का भी काम चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने रिसेंटली अपनी बैटरी वाली टेक्नोलॉजी जो लेकर के आए हैं, इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये लोकलाइजेशन पे भी काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, यानी जो भी बसों में कंपोनेंट यूज हो रहा है उसको लोकली ही आउटसोर्स किया जाए। साथ ही साथ EV सेगमेंट में ही कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसपे ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटी पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ
साथ ऑपरेशनल इफिशिएंसी पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं ओवर वॉल्यूम, क्योंकि दोस्तों अभी तक देखा गया है कि इनका रैंप अप काफी स्लो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं और कंट्रोल मैनर में इफिशिएंसी के साथ हम स्केल करें, तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा रैंप अप स्लो हो पा रहा है। लेकिन हम अपने ऑपरेशन को स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। साथ ही साथ कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको फाइनेंसिंग के ऑप्शन नहीं मिल रहे, जो व्हीकल को फाइनेंस करना है वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने बताया कि फाइनेंसिंग से लेकर के कोई भी चैलेंज नहीं है। साथ ही साथ ये R&D पे काफी काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट में एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हो, अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा तभी मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो बैटरी वाली टेक्नोलॉजी लेकर के आई वो इनकी एक यूएसपी बन सकती है। तो दोस्तों कॉन कॉल में तो इतना ही था, लेकिन कुछ और चीजें हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन पे एक नजर देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं सेम लेवल पे मेंटेन है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% जो कि अभी कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग भी सेम लेवल पे बनी हुई है और डीआईएस की होल्डिंग 2-3 बेसिस पॉइंट से बढ़ी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग भी कहीं ना कहीं सेम लेवल पे मेंटेन है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है कि इसमें जो एफआईएस थे अभी बने हुए हैं। हालांकि अभी मार्च का डेटा आएगा तब बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आखिर एफआईएस ने एग्जिट कर लिया या अभी भी बने। लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर में सितंबर के कंपैरिजन में कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के अगर की टेकअवेज की बात करें तो ओलेक्ट्रा जो है अभी करंट टाइम में जो शेयर में इतनी ज्यादा गिरावट है उसके पीछे की वजह यही है कि इनका अभी तक रैंप अप काफी स्लो रहा है। तो दोस्तों समझना ये जरूरी है कि किसी भी कंपनी में अगर एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है तो उसमें शेयर की कुछ इसी तरीके से पिटाई होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 सालों में शेयर 40% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है। दूसरा चीज दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपने मार्जिन को लेकर के गाइडेंस दिया है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये मार्जिन मेंटेन हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में 12% का मार्जिन हो जाएगा, जो कि करंट टाइम में 15% का दिख रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे की वजह है कि जब भी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है तो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री के प्लेयर है उनको मार्जिन हिट लेना पड़ता है, जो कि प्रोडक्ट को प्राइसिंग कम करके कंपटीटर से बेटर प्राइस ऑफर करे, तभी जाकर के सेल्स पॉसिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड स्मार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को कंक्लूड करूं तो अभी तक कंपनी में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनका क्वार्टरली रन रेट कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं कि 500 करोड़ रुपीज से ऊपर का रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने जनरेट किया और करीब 47-48 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर सिर्फ यही रन रेट कंटिन्यू हो जाए तो देख सकते हैं कि मार्च और जून में सिर्फ 15 और 24 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं अगर 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही रन रेट कंटिन्यू हुआ तो 200 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट दिख सकता है। तो आने वाले 6 महीनों में तकरीबन 200 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट दिख सकता है। तो यहाँ पे 133 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट है। तो अभी सिर्फ जो रन रेट कंटिन्यू हुए हैं वही कंटिन्यू हो जाए तो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट के टर्म्स में आने वाले 6 से 8 महीने में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों पिछले क्वार्टर इन्होंने सिर्फ 282 बसों की डिलीवरी की थी। अभी इनको FY25 में अगर 1200 बसों की डिलीवरी करनी है तो मिनिमम 450 बसों की डिलीवरी करनी पड़ेगी और मार्च क्वार्टर में अगर 450 या 400 बसों की डिलीवरी भी कर ले तो रेवेन्यू इनका काफी अच्छा जंप करेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 600 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू मार्च में तो होना ही चाहिए। तो मार्च में अगर 600 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू करते हैं तो पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 300 करोड़ रुपीज के अंदर है, यानी YoY बेसिस पे 100% की जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगेन मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि पिछले 3-4 क्वार्टर में हर क्वार्टर ये अपना टारगेट मिस किए हैं, तो क्या पता कि मार्च का भी क्वार्टर ये मिस कर जाए। और अगर मिस करते हैं तो अब इतना ज्यादा टारगेट मिस किए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, मैंने पिछली साल ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और अभी एवरेज डाउन कर रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी कर रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकती है। लेकिन हाँ एक बात यह है कि शॉर्ट टर्म में अभी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजमेंट काम कर रही है, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है, स्केलेबिलिटी पे फोकस कर रही है, नया प्लांट जिसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो प्लांट जब एक बार रेडी हो जाएगा तब ये अपना मार्केट में तेजी से ऑर्डर्स भी लेंगे और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर बुक है उसकी एग्जीक्यूशन को भी फास्ट करेंगे और ये आने वाले समय में शेयर प्राइस अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपना रिसर्च करिए, कंपनी को अच्छे से समझिए, अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। और दोस्तों अगला स्टॉक एनालिसिस किस वीडियो पे चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, मैं उन स्टॉक्स को जल्द ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।